आज पर्यावरण से संबंधित विगत परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन का सीरीज है, जिसमें यूपीपीएससी और यूपीएससी आरओ इनकी विगत परीक्षा में आए हुए क्वेश्चनों की सीरीज है। पर्यावरण से लगभग 15 क्वेश्चन रहेंगे। ज्योग्राफी और पर्यावरण को मिलाकर करीब 40 क्वेश्चंस रहेंगे और ये बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है जीएस में, पर्यावरण और भूगोल। तो इसमें है सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। ये कथन है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। ये सही है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताएं पूरी करे। ये कारण ये है कि ऐसा विकास जो आगामी पीढ़ी है उनके संसाधनों को सीमित रखें, उनमें हस्तक्षेप न करें, जो वर्तमान में आवश्यकताएं उनकी पूर्ति ऐसी की जाए कि आगामी पीढ़ियों के संसाधनों पर कमी ना आए। तो इसे ही कहते हैं सतत विकास। तो ये कथन और कारण ये दोनों सही हैं और ये इसकी व्याख्या भी करता है। तो इसमें होगा ए ऑप्शन राइट। कथन कारक सही है और इसकी व्याख्या करता है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED के द्वारा 1987 में, ये डेट याद रखने योग्य है, 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे बर्ट लैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, बर्ट लैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, के अनुसार सतत विकास की मतलब परिभाषा या उसका विकास हुआ, उसमें बताया गया कि जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरी करे। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियां और मानव कल्याण के लिए समर्थन हेतु भौतिक, सामाजिक, पारिस्थितिकीय परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या संग्रहित की जा सके। तो इसका मतलब होता है सतत विकास, मतलब आपकी पीढ़ी और आगामी पीढ़ियों के लिए संसाधन बरकरार बने रहें, ऐसा विकास किया जाए। मतलब विकास भी हो, संसाधन का यूज हो, तो संसाधनों का साथ में विकास भी होना चाहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक रिपोर्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किए उपरांत धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था, क्या था प्रतिवेदन? जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन, आवर कॉमन फ्यूचर। जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन, पांचवा मूल्यांकन। तो आवर कॉमन फ्यूचर के अंतर्गत ये रिपोर्ट दी थी, सतत विकास की रिपोर्ट, आवर कॉमन फ्यूचर। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रमिक, इसका सीक्वेंस लगाना है, मतलब कौन पहले कौन बाद में आया। तो रियो सम्मेलन ये 1992 का है,
बर्टलैंड आयोग अभी रिपोर्ट देखी थी 87 है। मॉन्ट्रियल ये 89 का है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के जो क्षरण हो रहा है उससे संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट ये 72 की है। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट प्रकाशन का 72। तो इसमें कौन सा मैच खा रहा है सीक्वेंस? तो 92 ये पहला वाला सबसे बाद में है, 4 सबसे पहले, ये सबसे पहले आएगा। तो इसमें कौन सा राइट बैठ रहा है? पहला, चौथा, दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला। इसका आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले इस रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ, उसके बाद 87 में बर्टलैंड आयोग, 89 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और रियो सम्मेलन सबसे बाद में 92। तो ये इसका सीक्वेंस हो जाएगा। ये देखते हैं रिपोर्ट ग्रोथ की 72, बर्टलैंड आयोग 1987, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 89 और रियो सम्मेलन 1992। जो रियो ब्राजील की रियो ब्राजील में हुआ था, जिसे पृथ्वी सम्मेलन प्रथम के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट, धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? किसके संबंध में है? प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन, सामाजिक संसाधन। तो ये सतत विकास किसके बारे में बात करता है? प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। तो इसका आंसर होगा ए, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। इसकी व्याख्या, धारणी विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए। ये नहीं है कि आज की केवल सोच के कल का कोई ध्यान नहीं, मतलब आज भी और कल भी क्या करना है उसके लिए अभी से सोचकर ऐसे यूज किया जाए किसी संसाधन का। धारणी विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में है। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संबंध में पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। नेक्स्ट, सतत विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है इसके लिए? जैव विविधता संरक्षण, प्रदूषण का निरोध या नियंत्रण, ये भी सही है। निर्धनता का घटना, मतलब गरीबी जब कम होगी तो प्राकृतिक संसाधनों पर कम बोझ पड़ेगा। जैसे गरीब लोग जलावन के लिए लकड़ी पेड़ काटते हैं और वह प्रकृति पर डिपेंड ज्यादा रहते हैं। तो ये उपयुक्त सभी आंसर इसका हो जाएगा राइट। इसी व्याख्या में सतत विकास के लिए जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध, निर्धनता को घटाना, ये सभी आवश्यक हैं। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास है। मतलब आर्थिक विकास भी हो, उसके साथ में पर्यावरण की सुरक्षा भी बनी रहे, ये दोनों साथ साथ होनी चाहिए। ये नहीं कि आर्थिक विकास ही चलता रहेगा। जैसे कहीं से पेड़ कटते हैं, कोई रोड नया डेवलपमेंट होता है तो उतने ही उससे ज्यादा पेड़ों की का रोपण किया जाए, तो ये सतत विकास का एक लक्षण है। वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यह भूमंडलीय दृष्टिकोण बन चुका है। टिकाऊ विकास को जो अनिवार्य शर्त है वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सतत विकास लक्ष्य नहीं है?
जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अब याद है एसडीजी, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो पेरिस सम्मेलन 2015 में स्वीकृत हुए, और इसमें 17 लक्ष्य थे और 69 इसके उपलक्ष्य, मतलब उसके सहायक। तो ये 17 लक्ष्य थे, 17 लक्ष्यों में से, और ये 2030 तक पूरा करना है, टारगेट 2030 तक पूरा करना है। तो इसमें से ये पूछ रहा है कि कौन सा लक्ष्य नहीं था, नहीं है। तो इसमें लैंगिक समानता, अंतरिक्ष अनुसंधान, शून्य भूख और अच्छा स्वास्थ्य और भलाई। तो इसमें से अंतरिक्ष अनुसंधान सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत नहीं आता। इसके अलावा लैंगिक समानता, शून्य भूख, अच्छा स्वास्थ्य, भलाई, ये ऐसे करके 17 लक्ष्य हैं, जिसमें देखो एसडीजी 5 में रखा गया है लैंगिक समानता, एसडीजी शून्य में रखा गया है, 2 में रखा गया है शून्य भूख, और एसडीजी 3 में रखा गया है अच्छा स्वास्थ्य और भलाई। एसडीजी 3 में जब भूख मिटेगी तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पहले भूख फिर स्वास्थ्य, उसके बाद मतलब 5वें में आता लैंगिक समानता, ये पूछा भी जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अभी प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी। अब ये कह रहा है उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं हैं जो कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। मतलब ऐसी इनमें से 4 क्रियाओं में से ऐसी कौन सी क्रिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है। तो अब इसमें देखना है, प्रकाश संश्लेषण होता है फोटोसिंथेसिस, जो पौधों के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के द्वारा C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है प्रकाश संश्लेषण में। श्वसन, श्वसन होता है, इसे रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। और इस श्वसन में होता है कि जो हमने ग्लूकोज लिया है तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। तो जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, जब निकालते हैं तो CO2। तो एक तो ये हो गया CO2 निकालने वाला श्वसन। जैव पदार्थों का अपक्षय, जो जैविक पदार्थ होते हैं उनका टूटना, सड़ना, गलना, तो उससे भी CO2 निकलती है। और ज्वालामुखी क्रिया, उसमें से जल वाष्प पता नहीं कितनी कितनी गैस निकलती है, उसमें भी CO2 होती है। तो इस तरीका से ये प्रकाश संश्लेषण को हटाकर अन्य तीनों CO2 को रिलीज करते हैं। तो इसमें आंसर होगा 2, 3, 4, 2, 3, 4 जो CO2 रिलीज करते हैं। इसी व्याख्या, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन पदार्थों के अपघटन, जीवधारियों द्वारा श्वसन, ज्वालामुखी क्रिया से, जीवाश्म ईंधन की दहन से, जीवाश्म ईंधन का दहन होता है पेट्रोल डीजल का, तो उससे CO2 निकलती है, वायुमंडल में पहुंचती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज C6H12 को कहते हैं, इससे कार्बोहाइड्रेट को के निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। क्यों, CO2 प्लस H2O को मिलाकर बनेगा कार्बोहाइड्रेट। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने की है, न कि रिलीज करने की। नेक्स्ट, कौन सा
पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो अभी देखा था श्वसन में रिलीज होती है, वायुमंडल में छोड़ती है श्वसन के द्वारा CO2। वो सेम क्वेश्चन है ये। प्रकाश संश्लेषण ये नहीं है, ये तो O2 छोड़ता है, ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण मतलब जो धूप आती है, सूर्य तप आता है, उससे क्या, उसकी भूमिका किसमें सबसे अधिक है? कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र। तो जब धूप ज्यादा पड़ेगी, सूर्य की विकिरण ज्यादा आएगी, तो जल बाष्प के रूप में होकर जल बाष्प बनेगी, आर्द्रता ह्यूमिडिटी बनेगी, और वही जल फिर संघनित होकर फिर वर्षा के रूप में आएगा। तो सौर विकिरण किसके लिए भूमिका निभाता है? जल चक्र के लिए। जल चक्र के लिए सौर विकिरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्याख्या में, जल चक्र और सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है। जो वर्षा है, बर्फबारी है, ये सब सूर्य के प्रकाश की ही देन है, सूर्य की देन है। जल का बाष्पीकरण होता है पहले तो, फिर उसका सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण हो जाता है, और जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। नेक्स्ट, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा किस बात पर निर्भर करेगी कि वर्षा कम होगी या ज्यादा होगी? हवा के दबाव पर, वायुमंडल नमी पर, जल चक्र पर, या तापमान क्रम पर? तो वर्षा जब जलवाष्प ज्यादा होगी, वायुमंडल में ह्यूमिडिटी आर्द्रता ज्यादा होगी, तभी तो बारिश बनेगी, तभी तो संघनन होगा, कंडेंसेशन। जब हवा ऊपर उठेगी, संघनन ज्यादा होगा, तभी जाकर वर्षा होगी। तो ये किस पे डिपेंड करेगी? कि वायुमंडल में नमी की मात्रा, वायुमंडल में कितनी नमी है। जब नमी ज्यादा होगी तो वर्षा भी ज्यादा होगी। इसका आंसर बी। व्याख्या देखो, वायुमंडल में नमी की मात्रा निर्धारण करती है सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा, यथा बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि। वायुमंडल में नमी की मात्रा पर बढ़ोतरी से बढ़ती है। जैसे रेगिस्तान रीजन में, जहां पे मरुस्थल होते हैं, वहां पर जलवाष्प या मतलब हवा में पानी की मात्रा, वायुमंडल में नमी की मात्रा कम होती है, तभी तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है और वर्षा भी नहीं होती है। और इसी कारण, जलवाष्प न होने कारण वहां पर वाटर बॉडीज का भी होना है, और वृक्ष कम है। नेक्स्ट, कई प्रत्युरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि? तो एक क्वेश्चन कहना चाहता है, पूछ रहा है कि जब हम प्रत्युरोपित, एक जगह से दूसरी जगह किसी पौधे को प्रत्युरोपित करते हैं, तो कभी कभी कैसा होता है कि वो बढ़ते नहीं है, या सूख जाते हैं, या नष्ट हो जाते हैं। जब एक पौधे को एक स्थान से उठाकर कहीं दूसरी जगह पर रखोगे, तो वो विकसित नहीं हो पाते। तो इसका कारण क्या है, क्यों के? ऑप्शन ए, नई मिट्टी में इष्ट खनिज पदार्थों नहीं हो रहते। अधिकांश मूलरूप नई मिट्टी में अधिक शक्ति से जकड़ लेते हैं। प्रत्यारोपण के दौरान अधिकांश मूलरूप नष्ट हो जाते हैं। प्रत्यारोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो आपने शायद कभी देखा हो, जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हो, तो जब कोई प्रत्यारोपण, जैसे कि बाजरा हुआ या मतलब कोई अन्य फसल किसी मतलब पर्टिकुलर जगह पे कम रह जाती है, तो वहां पर जहां पर घना होता है, डेंस होता है, वहां से उखाड़ के वहां लगा देते हैं।
विरल एरिया में। तो कुछ पौधे तो उसमें विकसित हो जाते हैं, कुछ नष्ट हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है, मतलब खेत एक है और एक ही खेत में खनिज पदार्थों की कमी तो होगी नहीं। जैसे एक जगह को 2-4 मीटर के आसपास वो तो एक जैसे रहते हैं, ये तो एक कट हो गया। सख्ती से जकड़ लेते हैं, ये तो और अच्छी बात है, जब जकड़ लेंगे मूल रूम उससे तो ये विकसित होने में सहायक है। ये भी कट। प्रत्यारोपण के दौरान अधिकांश मूल रूम नष्ट हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पत्तियां तो जब उसमें से जब एनर्जी लेने लगेगा, जब जड़ जम जाएगी उसकी, तो पत्तियां दोबारा से आने लगती हैं। तो इसका आंसर होगा सी। प्रत्यारोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम, जब मूल रोम टूट जाएंगे तो वो जो खनिज पदार्थ हैं जल के रूप में लेता है, जल में घुलनशील खनिज पदार्थ, तो उसमें जाएंगे नहीं, तो वो पूरा प्रकाश संश्लेषण कर नहीं पाएगा, तो उसकी विकसित विकास होना रुक जाएगा, तो नष्ट हो जाएगा। जिसका मेन कारण है अधिकांश मूल रोमों का नष्ट हो जाना। व्याख्या। अधिकांश मूल रोम प्रत्यारोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं। जैसे मतलब वो प्रत्यारोपण का एक ऐसा तरीका कि उसने ध्यान नहीं दिया और मूल रोम टूट गए, इसलिए कई प्रत्यारोपित पौधे वृद्धि नहीं होती। खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करने पर यदि शीघ्र अधिक जल से खेती की सिंचाई नहीं होती है तो मृदा विलयन में सांद्रता अधिक बढ़ जाती है। इससे जड़ के मूलों द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है, जिस कारण पौधे मुरझा जाते हैं। मतलब जब जल की कमी होगी तो जो उसमें घुलित पदार्थ हैं खनिज, उनका अवशोषण नहीं हो पाएगा मूल रोमों के द्वारा, तो भी ये मुरझा जाते हैं। तो ये रहे आज के 11 क्वेश्चंस पर्यावरण से संबंधित। इसे आपको ठीक लगे तो इसे आपस में शेयर करना, और इसी तरह के क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहेगी RO परीक्षा में और UPPCS प्री परीक्षा में। इसमें अब ट्रेंड बदल चुका है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।